अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं नाइट एडिशन। मैं हूं फैसल अब्बासी। शाजिया जीशान ये प्रोग्राम किया करती हैं, ज़ाती मसरूफियात के बायस आज वो प्रोग्राम नहीं कर रही हैं। 4 साल तक खुद साख्ता जिलावतनी काटने वाले नवाज शरीफ बिलाखिर जमानत कबल लैंडिंग लेकर पाकिस्तान के सियासी अखाड़े में उतर चुके हैं और मुस्लिम लीग नून ने भी 1.5 महीने से जारी तैयारियों के बलबूते पर पूरे मुल्क के कोने कोने से बंदे इकट्ठे करके मीनार पाकिस्तान पर पावर शो करने का शौक पूरा कर लिया है। वो नवाज शरीफ जो 2019 में इलाज के लिए बैरून मुल्क जाते हुए जहाज़ की सीढ़ियों पर सर झुकाए खड़े थे, ये मंजर पूरे मुल्क ने देखा। उसी नवाज शरीफ का 4 साल बाद शाही कले में शाही इस्तकबाल होगा, किसी ने सोचा नहीं था। शाही कले से नवाज शरीफ जब मीनार पाकिस्तान पहुंचे, अपने छोटे भाई और बेटी मरियम नवाज को गले लगाया तो अपने साथ साथ देखने वालों को भी जज्बाती कर गए। नवाज शरीफ ने अपने खिताब में जहां 2017 में इख्तिदार से हटाने से लेकर 2018 में जेल जाने तक, 2019 में जिला वतनी से लेकर 4 साल बाद वतन वापसी तक अपना मुकद्दमा दुखी अंदाज में अवाम की अदालत में रखा, वहीं यह भी बता दिया कि वो पाकिस्तान इंतकाम लेने नहीं बल्कि अवाम की खिदमत करने आए हैं। कल के जलसे में नवाज शरीफ ने क्या कहा, जरा सुनिए। मेरा दिल जख्मों से चूर जरूर है, दिल दर्द से भरा जरूर है। मेरे दिल में रत्ती बराबर भी बदले की या इंतकाम की ख्वाहिश नहीं है। मैंने आज बहुत जब्त से, बहुत पेशेंस से, सब्र से काम लिया है। मैंने कोई ऐसी बात नहीं की जो कि मैं समझता हूँ कि मुझे नहीं करनी चाहिए थी। हमारे आइन पर अमल दरामद करने वाले रियासती इदारे, जमातें और रियासत के सतूनों को मिलकर काम करना होगा। आइन पर अमल दरामद करने के लिए सबको इकट्ठा होना पड़ेगा। वो बुनियादी मर्ज दूर करना पड़ेगा जिसकी वजह से मुल्क हादसे का बार बार शिकार हो जाता है। अब इसे एहतियात कहें या छोटे भाई का मशवरा, नवाज शरीफ ने अपने खिताब में अपने साथ होने वाली ज्यादतियां तो गिनवा दी, मगर ज्यादतियां करने वालों के नाम एहतियातन गोल कर गए। बस गालिब के अशार सुनाकर ही काम चलाते रहे। नवाज शरीफ के मौक़िफ़ में काबिल फ़हम तब्दीली को सियासी मुखालिफिन यू टर्न से जोड़ रहे हैं। नवाज शरीफ के खिताब और पार शो की जितनी तारीफ़ है उतनी ही तनकीद भी हो रही है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी ने नवाज शरीफ के खिताब को CV पेश करने से जोड़ते हुए कहा कि अगर फैसला हो गया है तो ऐलान भी कर दें, फिर इलेक्शन करवाने की क्या जरूरत है। फैसल करीम कुंडी का यह भी मानना है कि नवाज शरीफ को वतन वापसी से लेकर जलसा करने तक पूरी सहूलतकारी दी गई, लेकिन जलसा फिर भी नाकाम रहा। मुश्किलात का शिकार पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी नवाज शरीफ की इस्लामाबाद एयरपोर्ट पर प्रोटोकॉल के साथ बायोमेट्रिक और मीनार पाकिस्तान पर जलसे को नून लीग की मुर्दा सियासत में जान डालने की नाकाम कोशिश करार दिया है। लेकिन मुस्लिम लीग नून के रहनुमा राना सनाउल्लाह का मानना है कि कल के पावर शो में मुस्लिम लीग नून को किसी की मदद हासिल नहीं थी, फिर भी जलसा कामयाब रहा। सियासी मुखालिफिन और राना सनाउल्लाह के दावे अपनी जगह, मगर ज़राए अबलाग की रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि कल के जलसे में लोग तो बहुत थे मगर इनमें लाहौरियों की तादाद बहुत कम थी, जिस पर सवाल उठ रहे हैं कि मुस्लिम लीग नून पूरे मुल्क से बंदे इकट्ठे करके जिसे अपनी मकबूलियत जाहिर कर रही है, क्या ऐसी मकबूलियत के साथ नून लीग इक़्तिदार की कुर्सी तक पहुंच सकती है? अहम बात यह भी है कि अपनी पार्टी की सियासी साख बहाल करने और इंतखाबी मुहिम के लिए आने वाले नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर के दौरान इलेक्शन का जिक्र तक नहीं किया, जिससे सियासी मुखालिफिन ये तासुर देने की कोशिश कर रहे हैं कि नवाज शरीफ इलेक्शन नहीं सिलेक्शन चाहते हैं। इसी तरह कल तक दूसरों को लाडला होने के ताने देने वाली मुस्लिम लीग नून पर आज लाडला होने के इल्जामात लग रहे हैं। एक ऐसे तल्ख सियासी माहौल में जहां सियासी जमातों के दरमियान बाहमी चपकलिश अपने उरूज पर हो, हर कोई अपने हरीफ को मैदान से आउट करके बिला मुकाबला मुंतखब होने के चक्कर में है। इलेक्शन की डेट लापता हो मगर यह सबको पता है कि अगला वज़ीर आज़म कौन होगा। ऐसे हालात में इलेक्शन होते भी हैं तो क्या वो मुल्क को सियासी और मुआशी इस्तेहकाम दे पाएंगे? खबरें हैं कि नवाज शरीफ दोबारा से PDM जमातों से राब्ते बहाल करने जा रहे हैं, जबकि बड़ी बड़ी सियासी शख्सियात इस्लामाबाद का रुख कर रही हैं, जिससे शहर इक़्तिदार का सियासी दर्जा हरारत बढ़ने का इम्कान है। बिलावल भुट्टो जरदारी भी इस्लामाबाद में अपनी सियासी मसरूफियात शुरू करने वाले हैं। मुल्की सियासी सूरत हाल का ऊँट किस करवस बैठेगा, अगला हफ्ता मुल्की सियासत को लेकर कितना अहम साबित हो सकता है, इन्हीं मौज़ूआत पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा रफ़ीक रिजवाना साहब ने। रफ़ीक साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। ये बताइएगा, आपके कायद वापस आ गए, उन्होंने अपना खिताब भी कर लिया, क्लियर भी कर दिया कि उनके साथ जो जुल्म हुआ, ज़्यादती हुई, वो किसी से इंतकाम नहीं लेंगे, लेकिन ये मुतालबा पीपल्स पार्टी भी कर रही थी, बाकी जमातें भी कर रही थी कि वो इलेक्शन करवाने का मुतालबा करेंगे, तो इलेक्शन का जिक्र तक उनके खिताब में क्यों नहीं था?
भाई साहब, पहले तो जो आप इंट्रो में कह रहे थे, मैं एक एक लफ्ज आपका गौर से सुन रहा था और मैं तवक्को कर रहा था कि कल के जलसे की और मियां नवाज शरीफ साहब की तकरीर का कोई पॉजिटिव पहलू भी आप जिक्र करेंगे। तो ये मेरी गुजारिश आप नोट कर लें, चाहे आपको अच्छी ना भी लगे, ठीक है। नंबर 2, क्योंकि आप जिस सोच से या जिस सवालों के इस क्वेश्चनेयर से जो आप बात चला रहे हैं, उसमें कोई पॉजिटिव चीज भी अगर आपको लगती है, नहीं लगती तो मैं आपको मजबूर नहीं कर सकता जी। बाकी रही इलेक्शन की बात। इलेक्शन की बात जो है वो इलेक्शन कमीशन ने जब ऐलान कर दिया है, अब मेरी गुजारिश गौर से सुनिएगा, मैं कानूनदान भी हूँ। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि हल्का बंदियों के एतराजात खत्म होने के बाद हम इलेक्शन शेड्यूल देंगे और गालिबन जनवरी के आखिरी हफ्ते या जनवरी में ये इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन का कानून ये है कि इलेक्शन की डेट वो सारे प्रोसेस कंप्लीट होने से पहले नहीं दी जा सकती। इलेक्शन एक्ट 2017 और उससे पहले रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, जिसको रोपा कहते थे, उसके पहले डेमोक्रेसी एक्ट थे, बहुत कुछ था कानून। तो इलेक्शन का एक तरीकेकार होता है, जैसे कि अखबार में इश्तिहार आता है कि फलां तारीख को आपके जो मुलाजमत के ख्वाहिशमंद है वो दरखास्तें देंगे, फलां को स्क्रूटिनी होगी, फलां तारीख को रिटन टेस्ट होगा और फलां तारीख को इंटरव्यूज होंगे। अब ये प्रोसेस इलेक्शन की हल्का बंदियों का खत्म होने वाला है, उसकी अपीलें चलेंगी, ये लिखा हुआ कानून में। उसके बाद जब फाइनल हो जाएगा तो फिर वो इलेक्शन शेड्यूल देंगे और इलेक्शन शेड्यूल में अच्छा रिजवाना साहब, गुजारिश ये है कि आपका जो जलसा था उसमें ओवरवेलमिंग रिस्पांस था, लोग इकट्ठे करने में आप कामयाब हुए। गुजारिश सुन लें रिजवाना साहब, गुजारिश सुन लें जी। मेरे से सवाल किया इलेक्शन का तो मेरी बात सुन लें जी जी, फरमाइए। प्लीज इंटरप्ट ना करें, थैंक यू। तो उसमें इलेक्शन शेड्यूल उस वक्त आएगा, उससे पहले कोई इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं है कोई एक तारीख दे दे। उन्होंने टेंटेटिव 1 महीना बता दिया। वो जब शेड्यूल आएगा तो सारा प्रोसेस होगा, नॉमिनेशन पेपर, ऑब्जेक्शन, रिजेक्शन, अपीलें, निशानात की अलॉटमेंट, दरखास्तों की, नॉमिनेशन पेपर की वापसी और फिर इलेक्शन। ये सारा एक शेड्यूल आपको पता है आता है। नंबर 1। नंबर 2 बात ये है, ये तो शेड्यूल है और उन्होंने कह दिया है इलेक्शन की बात। उन्होंने कहा जी कि इलेक्शन होगा, ये तो कहा है, और उन्होंने कहा बाकी ये इलेक्शन कमीशन का काम है। मुतालबा किस बात का करें जब ऐलान हो गया कि इलेक्शन जो है जनवरी में होगा। अच्छा ठीक है रजवाना साहब, आपकी बात आ गई। बात ये है कि हमने जिक्र किया कि आप बंदे इकट्ठे करने में कामयाब हुए, मुल्क भर से आपके बंदे आए, कश्मीर से आए, जीबी से आए, बलूचिस्तान से आए, सिंध से बशीर मेमन साहब। अंदाजे गुफ्तगू जो गालिब का शेर है, मुझे याद आ रहा है कि आपने बंदे इकट्ठे किए, यूं कहे कि जलसा कामयाब था। देखे बात सब कह दे, कोई फर्क नहीं पड़ता। नहीं, मैं कह रहा हूँ रिजवाना साहब, मैं कह रहा हूँ कि आपका जलसा कामयाब तरीन था, बस इस तरह खाली कामयाब नहीं था। देखें इकट्ठे किए रजवाना साहब, सुने आपका जलसा कामयाब तरीन था। बंदे इकट्ठे करेंगे तो जलसा होगा ना, इकट्ठ कैसे होगा? सुन ले। अच्छा बात कीजिए आप, आगे बात जी। मैं आपसे ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आपका जलसा कामयाब तरीन था, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन ये मीडिया रिपोर्ट्स हैं कि जाहिर है कि लाहौर शायद वो रिस्पॉन्स आपको नहीं दे पाया जो शायद कश्मीर से आने वालों ने दिया, जीबी से आने वालों ने दिया, योब से आने वालों ने दिया और इलाकों से आने वालों ने दिया। इस पे खैर आपका अंदरूनी मामला है, तंजीम आपकी गौर करेगी। नहीं, इसमें मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। देखिए, मैं वहाँ जलसे में मौजूद था, वो हम बड़ी मुश्किल से दाखिल हुए, मगर पिंडाल की हद तक भी नहीं जा सके और दुनिया थी वहां पे, ठीक है जी। 5-5, 7-7 मीलों के अंदर पार्किंग भी थी। लाहौर के शहरी निकले हैं सारे, अपनी अपनी रैलीज बना के निकले हैं। देखिए, एक हर कैंडिडेट को या टिकट होल्डर को एक टारगेट दिया गया था। अब हम यहाँ से जुलूस ले गए, मैं अपनी बात करता हूँ, मेरे बेटे का सूबाई हल्का शहर था PP 215, हमने अपना जुलूस लेकर हम लोग गए, मैं भी साथ गया, जुलूस के साथ गया मैं भी लाहौर, और मैं जलसे में भी गया और खूब धक्कम पेल भी बड़ी थी। इतना रास्ता ये नहीं मेरी पार्टी का जलसा था जी। मैं मॉडरेट किस्म की सोच वाला बंदा हूँ, मैं बिल्कुल मॉडरेट सियासत करता हूँ, मॉडरेट सोच रखता हूँ। नहीं रजवाना साहब, आपका एक सियासी कद है, आपका एक सियासी कद है, उसका एहतराम है, उसका एहतराम है। मेरा सवाल ये है रजवाना साहब, लाहौर की बात कर रहा हूँ, लाहौर की जवाब दे रहा हूँ, लाहौर का मैं आगे बात नहीं फैला रहा। लेट्स कम टू द पॉइंट। वहां पे लाहौर की तादाद बहुत ज्यादा थी। जितने लाहौर के MNA MP हमें नजर आए, उनके हर किसी का अपना अपना एक जुलूस आया हुआ था।
इसको यदि अब ये कहें कि जी लाहौर में मुस्लिम लीग नून का और लाहौर में सारा मीनार पाकिस्तान डबल ट्रिपल भर जाए, पुलों पे हो, सड़कों पे हो, रिंग रोड पे हो, इधर उधर सारे हो, वो इतना आसान नहीं है। बात ये है, सही है, मैं आपकी बात समझ गया। मैं रजवाना साहब आपकी बात समझ गया, लेकिन ये भी हकीकत है कि सैफ मुल्क खोखर के लिए ना ख्वाजा साद रफीक दिल बड़ा करते हैं, ना याद सादिक करते हैं, ना राना मशहूद करते हैं। सैफ मुल्क खोखर और इमरान नज़ीर बेचारे वो लगे हुए हैं। ये तंजीमी मसला तो है ना आपकी जमात में? क्या आप देखें, मुझे नहीं पता, मेरे तो सारे बरखुरदार हैं, सारे मेहरबान हैं, मुझे किसी की जाती इन चीजों का नहीं पता। ये सियासत में हर जगह मकामी तौर पर अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात है, मैं इसको मैं मान नहीं रहा। अगर खुदा न खास्ता ऐसी बात है, वो छोटी मोटी होती है, ये एक इंसानी फितरत है। सियासत में ऐसे ही होता है जी, मुझे लीडर ने हंस के नहीं बुलाया, फलां को हंस के बुला रहे थे, फलां को हाथ मिलाया, फलां को जप्पी डाली, ये एक ह्यूमन नेचर है। अच्छा, ये बताइएगा रजवाना साहब, बिल्कुल ठीक है रजवाना साहब, मैं एग्री करता हूँ आपकी बात से। ये बताइएगा कि जो फैसल करीम कुंडी साहब ने बात की है, तर्जुमान हैं पीपल्स पार्टी के, पीपल्स पार्टी, पीटीआई, दीगर जमातें वो ये बात कर रही हैं कि आपको किसी न किसी तरह से कोई फेवर मिल रही है, और फैसल करीम कुंडी ने तो कह दिया कि इलेक्शन की ज़रूरत क्या है, ऐलान कर दें और बिठा दें वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे नवाज शरीफ साहब को। तो ये क्रिटिसिज्म, क्या पीपल्स पार्टी से आपकी कोई नेगोशिएशन नहीं हो रही हैं? ये जो कुछ हो रहा है पीपल्स पार्टी उसमें ऑन बोर्ड नहीं है? और अगर ये हकीकत नहीं है तो फिर पीपल्स पार्टी ऐसी बातें क्यों कर रही है? क्यों का जवाब मेरे पास बहुत लंबा चौड़ा है, मगर क्योंकि मैं नहीं चाहता कि हमारी पार्टी और पीपल्स पार्टी एक मखलूत हुकूमत चला चुके हैं। बड़ा अच्छा वर्किंग रिलेशनशिप था। फिर मेरे जाती दोस्त हैं, फैसल करीम कुंडी साहब से भी मेरा ताल्लुक है। उनके जवाबात थे, उनको मैं कुछ ज्यादा उसका एनालिसिस करना नहीं चाहता, मगर बहुत कुछ एनालिसिस हो सकता है। कौन सी ऐसी बात है मुझे बता दे, अगर अदालत से 4 दिन की कबल अज़ गिरफ्तारी मिल गई है तो वजीर आजम बना रहे हैं। मियाँ साहब की तो अभी डिस्क्वालिफिकेशन खड़ी है, मियाँ साहब की तो फॉर लाइफ डिस्क्वालिफिकेशन खड़ी है, अभी उनकी सजा सस्पेंड हुई है, वो अपीलें पेंडिंग है। तो अब बात यह है कि फिजा बनाई जा रही है कि पंजाब में किसी जमात को पांव टिकाने की जगह बदशमूल पीपल्स पार्टी नहीं मिल रही। और इतने बड़े जलसे के बाद काश कि अगर जलसा ये पीपल्स पार्टी का होता तो कम से कम मैं जरूर कहता कि ये बड़ा कामयाब था और उन्होंने बड़ी मेहनत की है। लोगों ने अपनी लीडर, अगर अल्लाह ताला उनको जन्नत नसीब करे, वो शहीद मोहतरमा होती तो मैं यही कहता। आज भी अगर बिलावल भुट्टो का ये जलसा होता तो मैं ये कहता। अब बात ये है रजवाना साहब, एक आपने बीबी का जिक्र कर दिया है, 86 का इस्तकबाल बड़ा था या कल का इस्तकबाल बड़ा है? 88 वाला इस्तकबाल भी बहुत बड़ा था, ये भी बहुत बड़ा है, ये भी बहुत बड़ा है जी। हर इस्तकबाल अपनी जगह, बीबी का इस्तकबाल भी बहुत बड़ा था, ये भी बहुत बड़ा है जी। और बात यह है कि इस तनकीद से मैं एक और बात करता हूँ, अगर आज हमने इन छोटी छोटी बातों पे एक जलसे को ना बर्दाश्त करते हुए इस तरह का कहना कर दिया, मुझे बताएं कि कौन सी फेवर मियां नवाज शरीफ को मिली है। अगर वो साहब का वजीर आजम है, कोई उनको साहब का वजीर आजम के तौर पर उनको कोई अहमियत दी गई, उनको कंसेशन दिया गया? किस चीज का कंसेशन दिया है? मुकदमे से बरी हो गया, मुकम्मल उनकी बेल हो गई है, उनको क्या डिस्क्वालिफिकेशन खत्म हो गई है? भाई किस चीज का फिक्र है आपको? मैदान खुला है, आप जाए मैदान में लड़े। अभी से देखें उस इलेक्शन का नतीजा क्या होगा। अगर बफर्जे महाल नतीजा क्या होगा, मुस्लिम लीग नून जीत जाती है, वो तो कह रहे हैं हमने तो पहले भी कहा था कि ये बने बनाया, ये अब इन्होंने बनना है, ये इलेक्शन जो है ना ये धांधली से हुआ है, फिर मुल्क कैसे चलेगा? यही रविश, अगर ये रविश पैदा होती थी पहले इलेक्शन के बाद, आज ये पहले पैदा हो गई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ। तो खुदा के लिए मेरी गुजारिश होगी, इस रविश से चलाना है, मुल्क नहीं चलेगा, फिर सही है, किसी से भी नहीं चलेगा। अच्छा, इसमें जो अचंभे की बात है रजवाना साहब, वो ये है कि पीडीएम, पीपल्स पार्टी, मौलाना फजल रहमान, ये सारी जमातें मिल के इन्होंने जो पीटीआई की हुकूमत थी उसको घर भेजा, फिर ये हुकूमत में आए, और आपके सियासी रकाबत तो इतनी नहीं है जितनी रफाकतें हैं, जितना आप मिल के बैठते रहे हैं एक दूसरे के साथ। तो अब इसमें जी मेरा सवाल ये है कि अब नवाज शरीफ साहब क्या इनिशिएट करेंगे? क्या वो सारी सियासी क़यादत को बुलाएंगे, बिठाएंगे, और इलेक्शन से पहले कोई ऐसा फार्मूला तय होगा कि जब इलेक्शन हो जाए तो फिर ना धांधली का शोर हो और ना कोई नया तनाज़ा उठे? देखिए, गुजारिश ये है कि जो उनके तहफ़्फ़ुज़ात हैं उस पर जरूर उनकी तसल्ली करानी चाहिए, जेन्युइन तहफ़्फ़ुज़ात।
नॉन जेन्युइन तहफुजात नहीं होते। नॉन जेन्युइन एक बायस होता है, एक एलिगेशन होती है, उस पर कोई इत्मीनान नहीं कर सकता। जिसका आज ही कहने लग गए कि जी के जनाब ये धांधली होगी, इनको पहले बिठा दे तो इलेक्शन कराने का फायदा नहीं है, मेरा ख्याल इट्स टू मच। इस तरह नहीं कहना चाहिए। मेरी गुजारिश होगी प्लीज आवाम को अभी से आप एक ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि कल को अगर मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आ जाएगी, ये धांधली की पैदावार। अच्छा रजवाना साहब एक शुनीद ये है कि जब आप चेयरमैन पीटीआई जब वज़ीर आज़म थे, उनको आप घर भेजना चाह रहे थे, तो उससे पहले ये जितना इत्तेहाद बना था इसमें एक फार्मूला तय हुआ था, और वो फार्मूला ये था कि जो दूसरे नंबर पे कंटेस्टेंट होगा, अब ज़िमनी इलेक्शन हो या जनरल इलेक्शन हो, उसके हक़ में बाकी जमातें विड्रॉ करेंगी। और अब पीपल्स पार्टी के कोई 16 कैंडिडेट बनते थे, और अब नून लीग वो 16 सीटें देने को तैयार नहीं है या वहाँ पे अपना उम्मीदवार विड्रॉ करने को तैयार नहीं है, और यही सबसे बड़ा ग्रेवेंस है जरदारी साहब का, बिलावल साहब का। कितनी हकीकत है इसमें? देखिए, मैं नहीं समझता कि आने वाले जनरल इलेक्शन की अंडरस्टैंडिंग थी, दो आई वाज नॉट प्रेजेंट, सब्जेक्ट टू करेक्शन, अगर कोई ऐसी बात है। अदरवाइज देखिए, ये पॉसिबल ही नहीं है। बड़ी हरीश जमातें जो है वो हलीफ बन के इलेक्शन नहीं लड़ती है। वो ज़िमनी इंतखाबात जब हुए थे, जो नंबर 2 थे, उन्हीं नंबर 2 पर उन्हीं को ही टिकट दी गई। हमारे मुल्तान में मूसा गिलानी एक शाह महमूद साहब वाले हल्के में नंबर 2 थे, उनको ही टिकट दी। हमारे अब्दुल गफ्फार डोगर साहब को, जो अपने इलाके में बड़े पॉपुलर है, बड़े मेहनती लोग हैं, बड़ा मेहनती आदमी है, उसको उन्होंने कहा जी कि आपने नहीं लड़ना, ये हमारा फैसला है। दैट वाज अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन वन टाइम फॉर दैट इलेक्शन। ये आने वाला इलेक्शन हो ही नहीं सकता कि पीपल्स पार्टी और हम एक दूसरे की सीटें छोड़ दे। वो तो अपना मुहतरमा मरियम नवाज साहब ने कहा था फिर हमें सिंध में भी सीटें दे दें। ये ऐसी बात नहीं है, ये खुला मैदान है, भागने के लिए सबके लिए बराबर है। एक बात जरूर है कि अगर अब भी सियासी जमातें, मैं किसी एक जमात का नाम नहीं ले रहा, इसी तरह बायस व्यू रख के दूसरी जमात के अभी से प्रोपेगेंडा शुरू कर देंगे, उस इलेक्शन पे कोई एतमाद करेगा? उसका रिजल्ट पे कोई एतमाद करेगा? उस हुकूमत पे कोई एतमाद करेगा? उस हुकूमत के खिलाफ फिर दूसरी से तहरीक चला देंगे, फिर पाकिस्तान का क्या होगा? पाकिस्तान को कौन संभालेगा? जी अच्छा, आप जो रजवाना साहब बात कर रहे हैं कि फिर सब ठीक कर देंगे, ये आपकी एक टैग लाइन है, जो एक बयानिया है, जिस तरह वोट को इज्जत दो था, इस तरह अब यह कि फिर सब ठीक कर देगा इंशाअल्लाह, ये आपकी लाइन है। कैसे ठीक करेंगे? क्या नवाज शरीफ साहब उन्हीं लोगों पे इन्हिसार करेंगे? इसहाक डार साहब की जो कारकर्दगी है उससे मुतालिक तो आपकी जमात के साबिक वज़ीर आज़म शाहिद खान अब्बासी, मिफ्ता इस्माइल, वो एक अलहदा से नेक्सस बना के बैठे हुए हैं, वो उनका नाम सुनना पसंद नहीं करते। वो 16 माह की कारकर्दगी का सारा मलबा इसहाक डार साहब पे डालते हैं। आपकी अपनी जमात के लोग जब ये कह रहे हैं तो वो कौन होगा, वो किस शख्स पे इन्हिसार करेंगे नवाज शरीफ, जो आके आपकी ये इकनॉमिक क्राइसिस से निकालेगा पाकिस्तान को और आपकी जमात का भी सर बुलंद होगा? अभी तो कल तशरीफ लाए और उन्होंने एक पब्लिक गैदरिंग से खिताब किया है। ये चीजें अभी क्या बता दे कि वही बंदे आ जाएंगे, और उन्होंने तो कहा डबल स्पीड से काम करना पड़ेगा, दिन रात काम करना पड़ेगा, पहले की तरह नहीं। बाकी उन्होंने अपने अपने काम बताए। एक पॉलिटिकल लीडर है, एक पार्टी के लीडर है, मकबूल लीडर है, उन्होंने बताया मैंने ये किया, मैंने ये किया, मैंने ये किया। ही वाज टेलिंग द परफॉर्मेंस ऑफ हिज गवर्नमेंट कंपैरेटिवली। जितनी हुकूमतें आई हैं उनमें मुस्लिम लीग नून का दौर देख ले और फैसला नाजरीन करें और फैसला अवाम करे। मैं ये नहीं कहता हमारा बेहतरीन दौर था, आई थिंक इट वाज कंपैरेटिवली बेटर देन अदर गवर्नमेंट्स। रजवाना साहब लास्ट क्वेश्चन, 16 माह जब शहबाज शरीफ वज़ीर आज़म थे, उस दौर को आप लोग ऑन क्यों नहीं करते? देखिए, ऑन क्यों नहीं कर सकते? ऑन मीन्स देखिए, एक है दौर को ऑन करना, एक है उसमें जो चीजें अवाम को तकलीफ हुई उसको भी ऑन कर दिया, मगर दैट वाज ए कोलिशन गवर्नमेंट, मखलूत हुकूमत थी। मुझे इस बात पे सुन के बड़ी ही हैरानी होती है, जी शहबाज शरीफ साहब ने ये किया, आपकी हुकूमत थी। भाई मखलूत हुकूमत थी, सबकी वजारतें थी, काबीना में फैसले होते थे, और मुरद इल्जाम आप मुस्लिम लीग नून को डराते हैं, डिफॉल्ट से बचाया, जो कुछ भी किया। मगर बात यह है कि पाकिस्तान के मखसूस हालात ऐसे काफी अरसे से आ रहे हैं कि इस वक्त और उस वक्त पाकिस्तान की इकोनॉमी वाज द टॉप प्रायोरिटी। अदरवाइज पॉलिटिकल गेम होती तो हम कहते हैं कि ये मुल्क खुदा ना खासा जैसे जा रहे हैं जाने दो, और लोग कहने लग गए थे कि इमरान खान की तो कोई टिकट लेने वाला भी नहीं होगा। मगर बात यह है कि इसमें कोई दो राय नहीं है कि हमने सियासत की बजाय मईशत को और रियासत को तरजीह दी।
इस पर बड़ी बहस हो सकती है, फॉर एंड अगेंस्ट हो सकती है, हर किसी के अपने व्यू है। मगर मैं एक चीज में बिलीव करता हूँ, मैं किसी इशू पे अगर बहस करूँ तो कम से कम मेरा दिमाग दिल साफ होना चाहिए। मेरा दिल जो कहता है, मेरा दिमाग कहता है, जो मेरी अकल है, जो मेरी तालीम है, उसके मुताबिक बताना चाहिए और अवाम को भी हकीकत बतानी चाहिए। मियां साहब ने बताया, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि मैं परसों आपकी बिजली की कीमतें कम कर दूंगा, परसों आपकी महंगाई खत्म कर दूंगा, 4 दिन बाद में बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। एक प्लान होगा, एक टीम बैठेगी, उसमें काम करेंगे और खास तौर पर पिछली कामयाबी और नाकामी, पिछली कामयाबी और नाकामियों को सामने रख के पाकिस्तान जी की बिल्कुल ठीक सियासत, है, बिल्कुल ठीक है। रिजवाना साहब, लास्ट कमेंट फ्रॉम माय साइड, आपका जलसा ऑन अ वेरी सीरियस नोट, ये कामयाब तरीन जलसा था, ओवरवेलमिंग रिस्पॉन्स था अक्रॉस दी पाकिस्तान, और ये आपके लिए बहुत बड़ा बूस्टर है। और बाज़ हल्कों का कहना है कि नून लीग की तवक्को से ज़्यादा लोग आए हैं। बहरहाल इसकी हम आपको मुबारकबाद भी पेश करते हैं। बहुत शुक्रिया रिजवाना साहब। रिजवाना साहब बहुत शुक्रिया आपका। एक ब्रेक के बाद दोबारा हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा कमर जमान कायरा साहब ने। कायरा साहब बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। कायरा साहब ये बताइए कि कल का जो जलसा था, मियां नवाज शरीफ साहब वापस आ गए, मुस्लिम लीग नून ने पूरे मुल्क से लोग इकट्ठे किए, बतौर सियासी कारकुन आपकी नज़र में आप इसे कामयाब इकट्ठ करार देते हैं? यकीनन मुस्लिम लीग ने अपनी बड़ी भरपूर मेहनत से, और सब ने उनको सपोर्ट किया है, उनकी बड़ी मेहनत है, और उसके नतीजे में वो यकीनन एक कामयाब जलसा करने में कामयाब। सब ने सपोर्ट किया, ऐसे क्या मुराद है कायरा साहब? की सारी जमातों ने सपोर्ट किया है, पूरी तंजीमों ने सपोर्ट किया है, और बहुत सारे लोगों का और भी शक शुबे हैं। जिस तरह उनके अपने मैनेज ने कहा कि हमें, जिले के डीसी ने कहा कि ट्रांसपोर्ट चाहिए, तो हमने कहा नहीं, हमें नहीं चाहिए। इस तरह की गुफ्तगू भी लोग करते हैं, लेकिन एनी हाउ इट वाज ए वेरी गुड शो, और उनको कामयाबी मुबारक हो। सही है। अच्छा कायरा साहब ये बताइएगा, फैसल करीम कुंडी साहब ने एक टीवी प्रोग्राम में ये कहा कि क्या ज़रूरत है इलेक्शन की, जब मियां साहब को ही बिठाना है वज़ारत उज़्मा के मनसब पे तो बिठा दीजिए। तो पीपल्स पार्टी ये ग्रीवेंसेस का इजहार क्यों कर रही है, क्यों ये इंप्रेशन दे रही है कि मियां साहब को कोई एक्स्ट्रा फेवर मिल रही है? देखिए, फैसल कुंडी साहब हमारी जमात के तर्जुमान हैं, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हैं। अगर वो कोई बात कह रहे हैं तो उनके पास मुझसे ज्यादा मुसद्दका बात हो। जनरली एक तासर सा लोगों के अंदर मौजूद है कि मियां साहब को जिस तरह जाते हुए फैसिलिटेट किया गया, इसी तरह वापसी पे भी उनको तमाम तर फैसिलिटीज फराहम की गई, और मियां साहब के साथ कोई वाहिद ये नहीं हुआ, इससे पहले भी बहुत सारे लोगों को इस तरह की फैसिलिटीज या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिलीफ दिए गए। लेकिन हम तो ये डिमांड कर रहे थे, और मेरे चेयरमैन ने भी कहा कि हम मियां साहब देर आए दुरुस्त आए, तो वो आ गए हैं, तो अब तो इलेक्शन का भी जो इत्माम हुज्जत हो गया है, अब इलेक्शन की तरफ जाना चाहिए, और इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल दे दे इलेक्शन का। सो मेरी जमात ने तो उनको वेलकम किया है, बाकी जमातों के साथ मिलकर किया है। कायरा साहब, इलेक्शन के मामले पे नवाज शरीफ साहब ने जो स्पीच में जिक्र नहीं किया, ये भी आपकी जमात पॉइंट आउट कर रही है, और नून लीग ये कहती है कि मुतालबे की ज़रूरत ही नहीं है। हल्का बंदियाँ उन्होंने इब्तदाई जारी कर दी हैं, बाकी 30 नवंबर तक आ जाएंगी, फिर शेड्यूल भी आ जाएगा 30 नवंबर को। तो किस बात का मुतालबा करे मुस्लिम लीग नून? देखिए, ये कोई, हम ये नहीं कह रहे कि उन्होंने कोई बड़ा गलत काम किया है। हमारा ख्याल यह है कि जिस तरह बाकी जमातें ये मुतालबा, बशमूल पीपल्स पार्टी और बाकी जमातें भी हमारे साथ मिलकर ये मुतालबा कर रही है कि इलेक्शन कमीशन को चाहिए कि वो शेड्यूल दे दे। देखिए, मीडिया में एक बड़ी डिबेट चल रही है कि क्या इलेक्शन होगा, क्या वक्त पे होगा, कब होगा, फरवरी में होगा, जनवरी में होगा। कुछ कह रहे हैं कि नहीं नहीं, ये तो 4-6 महीने लेट होगा। आपके मीडिया के अंदर वो सवाल होते हैं। लेकिन कायरा साहब आपकी जमात से मुतालिक, एक मिनट जरा सुन लीजिए। जी। तो हमारा तो मौकफ ये है कि आप एक ऐसा तरीकाकार इख्तियार कीजिए, शेड्यूल दीजिए, ताकि जो ये गैर यकीनी के बादल है ये छट जाए। हमारा मुतालबा था 90 रोज में इंतखाब, नहीं हो सका, चलिए आगे बढ़िए ना। हम तो ये कह रहे हैं कि नहीं हुआ, अच्छा बेहतर था वो होता, लेकिन अगर नहीं है तो आप शेड्यूल दे दीजिए ताकि गैर यकीनी खत्म हो जाए। तो हम तो इलेक्शन कराने अवाम के पास मैंडेट लेके जाने की बात कर रहे हैं। मियां साहब ने अपनी तकरीर में जो अच्छी बातें कही हैं बहुत सारी, उसमें ये भी है कि उन्होंने एक जज्बे का इजहार किया कि मैं
किसी के साथ इंतकामी नहीं चलना चाहता। वैसे तो लाइटर साइड पे ये बात तो तभी की जाती है जब बंदा हुकूमत में आ रहा हो या हुकूमत में बैठा हुआ हो, लेकिन उन्होंने ये बात कही तो ये खुशाइंद बात है। जो बातें उन्होंने लंदन में की थी उससे लोगों को एक गलतफहमी पैदा हुई कि वो आके इंतकामी कार्रवाइयां और इस तरह का अमल जो है अगर कायरा साहब, आप जो इख्तिलाफ कर रहे हैं उसको वो सिर्फ इतना कहते हैं कि बतौर एक हरीफ सियासी जमात के इख्तिलाफ आपका हक है, और हकीकत यह है कि पंजाब में आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा, बलूचिस्तान में आपको ग्राउंड नहीं मिल रहा, आप अपनी पेनिट्रेशन नहीं कर पाए और इस वजह से अब आप सिर्फ फेवर का या डील का ब्लेम कर रहे हैं नून लीग को। देखिए, अगर तो सिर्फ मैं कह रहा हूं यानी मेरी जमात कह रही है तो फिर ठीक बात है। क्या आपका बहुत सारा मीडिया ये बात ही नहीं कह रहा? जी, क्या मुस्लिम लीग के अपने लोग ये बात नहीं कह रहे? अगर उनके एमएनएस ने कहा, लेकिन ये तल्ख बातें छोड़िए, इसको हो गया, मियां साहब तशरीफ ले आए, अब आगे बढ़िए, बजाय इसके कि इस मसालेदार गुफ्तगू में हम एक दूसरे के साथ लड़ाने का माहौल पैदा करें। मैंने ये कहा और मेरे जवाब में मुस्लिम लीग ने ये कहा और उनके जवाब में फिर मैंने ये कहा, तो ये इससे तो तलखी का माहौल ही बढ़ेगा ना। जी जी, उससे कोई हासिल होगा ना, आपको कुछ मिलेगा ना मुझे कुछ मिलेगा, मुल्क का माहौल और मुकद्दर होगा। सही। और अगर मुल्क के माहौल में कोई बेहतरी के आसार हैं तो उसको सपोर्ट कीजिए और इलेक्शन कमीशन को कहिए कि वो इलेक्शन कराए, ये बेहतर अमल है। अच्छा कायरा साहब, ये भी बताइएगा, शुनीद ये है कि बिलावल साहब इस्लामाबाद आ रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन की कोई तकरीब है उसमें भी शिरकत कर रहे हैं? जी ऐसे ही है जी। अच्छा, और ये भी बताइएगा कि अब जो पीपल्स पार्टी का लाहा अमल क्या है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन तो एक बात कर चुका है, तो आप क्या अदालती चाराजोई भी कर सकते हैं इंतखाबात के लिए? देखिए, अगर तो 90 रोज में इंतखाब होने का इम्कान और पॉसिबिलिटी रह गई हो तो बिल्कुल करेंगे। अगर नहीं रही तो हम तो कह रहे हैं कि भाई अब अगर उससे आगे जाना ही है, हल्का बंदियां कराना है, आप शेड्यूल दे दें ताकि मामला आगे बढ़े। सही है। अच्छा कायरा साहब, मुस्लिम लीग नून वाले ये भी कहते हैं कि अगर आपने इंतखाबात बर वक्त करवाने थे तो 2 दिन 3 दिन पहले असम्बली डिसॉल्व करने की हामी क्यों भरी, CCI में मरदमशुमारी की मंजूरी में साथ क्यों दिया, बर वक्त असम्बली डिसॉल्व कर देते, आइन के मुताबिक 60 दिन हो जाते। देखिए, गुजारिश ये है, कबल अज वक्त असम्बली डिसॉल्व करने के बाद 90 रोज में इंतखाब होते हैं और हम 90 रोज में इंतखाब का मुतालबा कर रहे थे, हम 60 रोज में नहीं कर रहे थे। जी, तो यही लॉजिकल बात है कि हमने असम्बली की मुद्दत पूरी क्यों नहीं होने दी। जी। अच्छा ये भी बताइएगा, अगर असम्बली की मुद्दत पूरी होती है तो फिर 60 रोज में इंतखाब होते हैं। सही है कायरा साहब। 90 रोज में इंतखाब का मुतालबा करने का मतलब ये है कि सबका इत्तेफाक राय का फैसला था, जी, जो हुआ ठीक। कल मियां साहब ने जो स्पीच की, उन्होंने अपने कारनामे गिनवाए, CPAC का जिक्र किया, मुख्तलिफ जगहों पे मुख्तलिफ हवालों से जो उन्होंने काम किए वो सब बातें उन्होंने अवाम के सामने रखी, लेकिन कल की स्पीच में आपको जो मुआशी प्लान है कि वो कौन सी जादू की छड़ी होगी या कोई मैजिकल प्लान होगा जिससे पाकिस्तान मुआशी चैलेंजेस से नबरदाजमा हो जाएगा, आपको नजर आई कोई बात? देखिए, उन्होंने लार्जली एक अपनी आउटलाइन दी है और जलसों में आउटलाइन दी जाती है, प्रेफरेंसेस दी जाती हैं। जलसों में आप पॉलिसीज नहीं देते, तकरीरों में पॉलिसीज नहीं आती, पॉलिसीज आपके मैनिफेस्टोज में भी आती हैं और वहां भी ब्रीफ आती हैं। लार्जली पॉलिसीज जब लॉ की सूरत में, बजट की सूरत में और हुकूमत की तजावीज आती हैं तब आती हैं। यहाँ आप अपनी प्रेफरेंसेस देते हैं कि हम कौन कौन से सेक्टर्स को एलिवेट करेंगे, उन पे कंसंट्रेट करेंगे, नई टेक्नोलॉजीज लाएंगे और उससे बेहतरी का सामान पैदा करें। तो जो उनके अश्क तूफान लाने वाले हैं, इस तूफान से क्या मुराद लिया आपने? जी, जो उन्होंने गालिब का शेर पढ़ा है कि उनके अश्क जो हैं वो तूफान भी ला सकते हैं, तो इससे क्या मुराद लिया आपने? यकीन शायरी बड़ी कमाल के सनफ है और मियां साहब ने बहुत सारे शेर पढ़े, शेरों के जरिए बहुत सारे पैगाम दिए जा सकते हैं। उस शेर के बाद उन्होंने शायद ये भी कहा कि मुझे बार बार निकाला गया, उस तलखी को ना छेड़ें, उस तरफ जाऊंगा तो बहुत सारी तल्ख बातें और बहुत सारे आंसू बहेंगे। ये बात उन्होंने माजी के हवाले से शायद कही है। जी, मियां साहब के बारे में ये भी इतलात है कि वो PDM जो थी या जो साबिक हुक्मरान इत्तेहाद था उसके जो सरबराहान हैं उनसे मुलाकात भी करेंगे अगले 2-4 रोज़ में। आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ साहब की कोई मुलाकात स्केजुअल है? मेरे इल्म में नहीं है, हो सकता है ऐसा हो। उन्होंने जिस जज्बे का इजहार किया है अपने स्पीच में वो इस बात का मुतादी है कि वो मुख्तलिफ जमातों से राब्ते करें, उनसे मुलाकातें करें
और सबको एक पेज पर लाने की कोशिश करें। ये कोशिश तो की गई है जी। अच्छा कायरा साहब, एक बड़ी हकीकी सा मैं जवाब चाहता हूँ आपसे। पीपल्स पार्टी के पास पंजाब में पंजाब की आवाम को दिखाने के लिए पीपल्स पार्टी के क्रेडिट में पिछले 5 सालों में क्या है या 10 सालों में क्या है? पंजाब के अवाम को दिखाने के लिए उनके क्रेडिट में होगा जो पंजाब में हुक्मरान रहे हैं। वो पीटीआई बताएगी कि 5 साल में उसने क्या किया पंजाब में, मुस्लिम लीग बताएगी कि उन्होंने क्या किया। हम तो पंजाब में हुकूमत में नहीं थे। हाँ, हम पंजाब के अवाम को ये बताएंगे कि पीपल्स पार्टी ने 1.25 साल की हुकूमत में जो वजारतें रखी उसमें हमने इज्तिमाई तौर पे भी मिलके भी काम किया और इंडिविजुअली अगर वजारतों का रोल देखना है, अगर बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का अपने किरदार देखना है तो बतौर नौजवान वजीर खारजा उनके किरदार को देख लीजिए। उनके आगाज पे सब लोग कह रहे थे कि ये नौजवान है, एक्सपीरियंस नहीं है, अपना हमला। फिर उन्होंने साबित किया है जी, फिर उन्होंने साबित किया है कि उस नौजवान वजीर खारजा ने पाकिस्तान की क्या खिदमत की है। तो इंशाल्लाह अगर वो हुकूमत में आते हैं, पीपल्स पार्टी आती है, तो वो भर की खिदमत करेंगे इंशाल्लाह। जी ठीक, पंजाब के जी ठीक, बहुत शुक्रिया। कमर जमान कायरा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा हमारे साथ मौजूद थे। एक ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद बात करेंगे कि क्या मैजिकल मुआशी प्लान होगा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा। हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक। पाकिस्तान को एक अरसे से मुआशी महाज पर मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना है और मुल्क को जल्द अज जल्द एक मैजिकल मुआशी प्लान की ज़रूरत है। एक मोजज़ाती रोड मैप की ज़रूरत है जिससे दम तोड़ती मईशत को नई ज़िंदगी मिल सके। मियां नवाज शरीफ एक ऐसे वक्त में पाकिस्तान वापस आए हैं जब हर तरफ से पाकिस्तान बहरानों की जद में है और हालात 180 डिग्री पर तब्दील हो चुके हैं। नून लीग का बयानिया यही है कि मियां साहब सब ठीक कर देंगे। मीनारे पाकिस्तान जलसे में जहां नवाज शरीफ ने अपने दुखड़े सुनाए, माजी की कामयाबियों को भी गिनवाया, वहीं पर मुस्तकबिल का लाहा अमल भी दिया कि वो मुल्क को कैसे बहरानों से निकालना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने क्या मुआशी एजेंडा दिया, ज़रा सुनिए। हमें एक नए सफर के आगाज की जरूरत है। डबल स्पीड के साथ दौड़ना पड़ेगा। हाथों में पकड़ा हुआ कशकोल हमेशा गली तोड़ना होगा। किस तरह से हमें अपने पांव पे खड़ा करना होगा, किस तरह से अपनी कौमी गैरत और कौमी वकार को बुलंद करना होगा, किस तरह पाकिस्तान के अंदर बेरोजगारी का खात्मा करना होगा, गुर्बत का खात्मा करना होगा, किस तरह एक बावकार और फाल फॉरेन पॉलिसी बनानी होगी हमें, किस तरह अपने हमसायों के साथ और दुनिया के साथ अपने ताल्लुकात को उस्तवार करना होगा। मुस्लिम लीग नून का एजेंडा इंशाल्लाह यही होगा। हमने अपने अखराजात में कमी करनी है, अपने कौमी मलकियत के इदारों का इंतजाम बेहतर तरीके से करना है, बरामदात को बढ़ाना है, ज़राअत की इनकलाबी इस्लाहात करनी है और पाकिस्तान को IT पावर बनाना है। इंसाफ के निजाम को इस्लाहात लेके आनी है और नौजवानों और खवातीन के लिए खसूसी इक़दाम करेंगे। नवाज शरीफ ने महंगाई से लेकर बेरोजगारी तक मसाइल तो बताए, मगर सवाल यह है कि क्या ये सब मसाइल हल करना भी आसान है। सवाल यह भी है कि नवाज शरीफ की वतन वापसी पर मईशत को ठीक करने का बयानिया कितना हकीकत पर मबनी है। नवाज शरीफ ने जो मुआशी निकात उठाए वो किस हद तक काबिल अमल हैं। क्या वाकई पाकिस्तान अपने हमसाया ममालिक के साथ ताल्लुकात ठीक किए बगैर तरक्की नहीं कर सकता। एक पहलू यह भी है कि नवाज शरीफ जब भी इक़्तिदार में आए उनकी मुआशी टीम को इसहाक डार ने लीड किया। वही इसहाक डार जो PDM हुकूमत में 11 माह तक वज़ीर ख़जाना रहे। PDM जमातों समेत नून लीग के अंदर भी इसहाक डार के खिलाफ आवाज़ें उठती रहीं। मिफ्ता इस्माइल और इसहाक डार मुल्की मसाइल से लड़ने के बजाय आपस में ही उलझते रहे। इसहाक डार का आज भी ये मानना है कि मुल्क के ख़राब मुआशी हालात 1-2 दिन में नहीं बल्कि 10 से 15 साल में ठीक हो सकते हैं। क्या अवाम में इतनी सख्त बाकी है कि वो रिलीफ मिलने का इतना तवील इंतज़ार कर सकें। दूसरा सवाल यह है कि मुंतखब हुकूमतों के बजाय मईशत की बहाली के लिए निगरां हुकूमत जो इक़दामात उठा रही है, क्या अगली मुंतखब हुकूमत निगरां सेटअप के इन फैसलों को इसी तरीके से कैरी ऑन कर पाएगी। यूक्रेन और रूस के बाद मशरिक़ वुस्ता में हालात कशीदा हो चुके हैं। इन जंगी हालात के पाकिस्तानी मईशत पर क्या असरात मुरतब हो सकते हैं, इसी पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मायनाज मईशतदान डॉक्टर खाकान नजीब साहब ने। डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। डॉक्टर साहब, नवाज शरीफ साहब की वापसी हो गई। वैसे तो नून लीग ये इंप्रेशन दे रही है कि कोई मैजिकल इंस्ट्रूमेंट होगा, कोई जादुई छड़ी होगी
जिससे मईशत ठीक होगी? आपका ये मानना है कि हमें मईशत के उसूलों पर कायम रहना होगा, IMF जो बातें करता है उनकी बातें अक्सरियत माननी पड़ेगी, जो हमारे लिए दुश्वार हैं निगोशिएट करना पड़ेगा? कल की नवाज शरीफ साहब की स्पीच से आप क्या समझते हैं कि नून लीग के पास कोई गैर रिवायती प्लान है जो पाकिस्तान की मईशत को बहरान से निकाल सके? सो फैसल, लेट मी से कि आपने फंडामेंटली बहुत अच्छी इंट्रोडक्शन रखा है। आपने बहुत सी ऐसी चीज़ें पॉइंट आउट की हैं। मसलन आपने कहा कि पाकिस्तान का अपना माशी प्लान क्या होगा, ये सबसे अहम बात है। आपने कहा कि हमें IMF के साथ चलना होगा, ये दूसरी बहुत अहम बात है। आपने कहा कि इंटरनेशनल हालात सिर्फ मिडल ईस्ट के ही नहीं, अगर आप उससे आगे देखें तो दुनिया भर की जो इकोनॉमीज हैं वो स्लो हो रही हैं, इन्फ्लेशन जो है वो बढ़ी हुई है, ग्लोबल ऑयल प्राइसेस फिर राइज कर रही हैं। सो एक कसाद बाजारी का माहौल है दुनिया भर में। सो आपने ये तीनों चीज़ें ज़बरदस्त सामने रखी, इसको आगे चलाइए। सो बहुत ही कॉम्प्लेक्स हालात हैं पाकिस्तान के, इसमें कोई शक नहीं है। इस वक्त जो चौथी चीज़ आपके सामने मैं रखूंगा वो ये है कि एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस कुछ लिए जा रहे हैं जो मेनली एस्टैब्लिशमेंट ड्राइव कर रही है, केयर टेकर उसको बैकस्टॉप कर रही है। वो क्या है? हमने रुपए की कदर, स्मगलिंग, होर्डिंग, हमने इन पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव एक्शंस देखे हैं। कुछ इन्वेस्टमेंट लाई जा रही है मिडल ईस्ट से, सो दैट हम अपने दो सेक्टर्स मादनियात और एग्रीकल्चर को चला सकें। ये पूरा तनाजुल है इस वक्त मुल्क का। पर जो हमारे कलीदी मसाइल हैं, जो कल की भी तकरीर है, जो इस वक्त जनरली पॉलिटिकल सेंटिमेंट भी है, वो यही है कि पाकिस्तान का एनर्जी सेक्टर, पाकिस्तान के स्टेट ओन्ड एंटरप्राइजेस, पाकिस्तान का FBR यानी कि पाकिस्तान का टैक्स टू GDP, पाकिस्तान की एक्सपोर्ट परफॉर्मेंस, ये सब इतनी सतह पर नीचे चली गई हैं कि ये डिस्टर्ब कर रही हैं मुल्क को। सही है डॉक्टर साहब, अभी हम निगरां सेटअप को देखें। जब अगस्त में ये वज़ीर-ए-आज़म साहब आए, काकड़ साहब आए, उसके बाद थोड़े टाइम के बाद हमने देखा कि मार्केट में बहुत हिलजुल हुई, एकदम डॉलर ऊपर जाना शुरू हुआ, पेट्रोलियम की कीमतें भी बढ़ना शुरू हुई। लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव मेजर्स 3-4 हफ्ते के बाद अल्टीमेट पब्लिक को 40 रुपये फ़ी लीटर तक रिलीफ मिला। क्वेश्चन इज़ दिस, निगरां हुकूमत और मुंतखब हुकूमत, नवाज शरीफ साहब अगर वज़ीर-ए-आज़म बन भी जाएं तो जो बात आड़े आती है, साईं का बंदा, चौधरी साहब का बंदा, मलिक साहब का बंदा, मिनिस्टर साहब का बंदा, मेरा बंदा, क्या नवाज शरीफ कोई ऐसा मुआशी प्लान लाएंगे कि ये मेरा बंदा नवाजने वाला कल्चर ख़त्म होगा और सिर्फ जो एडमिनिस्ट्रेशन है वही काम करेगी? माइंडसेट की तब्दीली जो है वो सबसे पहली चीज़ है, एंड इट इज़ कॉमन टू एनी पॉलिटिकल पार्टी जो ऑफिस ले। अगर आपने इस वक्त अपने टेलीकॉम सेक्टर को डीरेगुलेट किया तो नौकरियां वहां बनी हैं। जो भी मेरा बंदा है, अगर मेरे कोई दोस्त हैं, उनका बेटा है, कोई मेरे दोस्त खुद नौकरी चाहते हैं तो उनको मिल जाएगी। बैंक डीरेगुलेट किए, इतने सारे बैंक आए, प्रॉफिटेबल हुए, उनको नौकरी मिल जाएगी। सबसे बढ़ के वो सेक्टर है जिस पे हम बात कर रहे हैं, आपका चैनल, इस तरह के दीगर और चैनल आए। सोचिए PTV होता तो क्या इतनी नौकरियां आती? अगर इस माइंडसेट से आएंगे, अदारों को प्राइवेटाइज करेंगे, डीरेगुलेट करेंगे, पाकिस्तान की पैदावारी सलाहियत को हर जगह पे बढ़ाएंगे, कम नहीं करेंगे। हमने कम की है अपनी पैदावारी सलाहियत, कम इस तरह की है कि हमने जहां भी ये कोशिश की कि नौकरियां बढ़ें तो वहां हमने उस अदारे को, जो उसकी ग्रोथ थी, उसको स्टंट कर दिया। जब आपने उसकी ग्रोथ स्टंट कर दी तो PIA पहले कई जगह जाती थी, अब कम जगह जाती है। किस इदारे में आप इंसान भर्ती करेंगे? आप जरा खुद देखिए कि PIA की ये हालत है कि इस वक्त मतलब 61 अरब का नुकसान तो हमने अभी किया है 6 माह में। पिछले साल में 88 अरब का नुकसान था। जो एसेट्स हैं उससे डेट एंड लायबिलिटीज जो हैं वो 5 गुना है। सो ये होगा ही नहीं। अब जब तक एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म शुरू किया है, पॉलिसी और स्ट्रक्चरल रिफॉर्म ये 5 साला हुकूमत ने आके करना है। चाहे वो हम पाकिस्तान को डीरेगुलेट करें या प्राइवेटाइज करें या हम FBR को ठीक करें, इवेंचुअल एम क्या है? जो आपने बात पूछी है, नौकरियां कैसे बनती हैं दुनिया में। आपका जो बेहतरीन दोस्त है चीन, उसने नौकरियां कैसे बनाई और जो गुर्बत थी उसको कैसे खत्म किया? वो एक ही तरीका था ना कि जो इकोनॉमी का हुजम है वो बढ़ेगा, इकोनॉमी की मैन्युफैक्चरिंग एक्सपैंड करेगी, एग्रीकल्चर की पैदावारी सलाहियत बढ़ेगी, सर्विस सेक्टर और ट्रेड बढ़ेगा। इस सब को बढ़ाने के लिए सबसे पहले अपना घर ठीक करें,
अपना मालियाती खसारा ठीक करें। ये पहला एजेंडा है। एक्सपेंडिचर का रिफॉर्म करें, ये इतना बड़ा जो एक्सपेंडिचर का बोझ है इसको कम करें, टैक्स के निज़ाम को ठीक करें, पाकिस्तान को डीरेगुलेट करें, प्राइवेटाइज करें। फिर सबसे बढ़ के ये रियलाइज करें कि ये सब करने के लिए फैसल, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, 5 साल डिफाइन इस सिंगल लाइन पे होंगे जो मैं आपको कहे जा रहा हूं। द मोर कॉम्पिटेंट द टीम, द मोर द डिलीवरी ऑफ फॉर द पीपल ऑफ पाकिस्तान। डॉक्टर साहब, एक बड़ी सिग्निफिकेंट बात उन्होंने की कि पड़ोसी ममालिक के साथ बेहतर ताल्लुकात होंगे तो मईशत बेहतर होगी। आप नवाज शरीफ साहब से मुतालिक क्या समझते हैं कि उनकी मुराद ये भी थी कि हमारे ताल्लुकात अफ़गानिस्तान से भी ठीक हों, हमारे ईरान से भी ठीक हों, हमारे चीन से भी ठीक हों, और वैसे इन ममालिक के साथ तो हमारे मोस्टली ताल्लुकात ठीक ही रहते हैं, लेकिन भारत के कंटेक्स्ट में आप क्या एग्री करते हैं कि उनके साथ ताल्लुकात ठीक हों, हमारा ट्रेड रिलेशन उनके साथ जारी रहना चाहिए और इसका फ़ायदा पाकिस्तान की मईशत को ज़्यादा है? देखिए ना, पहले तो वो स्टेप ले लेते हैं जो आसान है। चीन इतनी बड़ी मार्केट है, हमें एक्सपोर्ट करना चाहिए। कार कंट्रीज अफगानिस्तान से आगे जाएं तो सारी जो हमारी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक्स हैं हमारी एनर्जी की नीड पूरी कर सकती हैं। ईरान हमारी एनर्जी की नीड में हेल्प कर सकता है, चाहे वो टैपी गैस पाइपलाइन हो, ये जो मुआहिदे हैं इनको आगे कीजिए। अगर पहले ये सारा ट्रेड रूट कवर हो जाता है जो हमारे वेस्ट से शुरू होकर नीचे गवादर तक जाएगा, नीचे कराची तक जाएगा, और वहां से एक्सपोर्ट करके हम लेके जाएंगे सऊदी अरेबिया, मिडल ईस्ट, और हम अपनी पैदावारी सलाहियत इतनी बढ़ाएंगे कि हम ये सारी चीजें मिडल ईस्ट की फूड बास्केट जो है उसको पूरा करने की कोशिश करेंगे, उनकी फूड सिक्योरिटी पूरी करेंगे। अभी तो प्लान ये है, ये बहुत आसान प्लान है कंपेयर टू हम ये सोचें कि हम इंडिया के साथ, बिकॉज हमारा एक तनाज़ा है, हम समझते हैं कि हम कश्मीर के तनाज़े को सॉल्व करके या साथ साथ लेकर आगे चलेंगे। पर उस पे जाने से पहले इतनी बड़ी ये जो वेस्ट की मार्केट है और ये जो ट्रेड रूट बन रहा है फ्रॉम विद इन पाकिस्तान, और अगर हमारी एग्रीकल्चर द ओनली लो हैंगिंग फ्रूट, मैं कभी भी ये पाकिस्तान में कहीं नहीं इस्तेमाल करता जुमला, पर पाकिस्तान का एग्रीकल्चर, कॉटन इस दफा 11-12 मिलियन बेल्स आ रही है माशाल्लाह, राइस क्रॉप बम्पर आ रही है, वीट भी ठीक आ रही है। ये यील्ड्स बेहतर करेंगे, थोड़ा अपने जो आपका छोटा 95% फार्मर है उसको फाइनेंसिंग, उसकी जो सीड है उसको बेहतर करेंगे, फर्टिलाइजर फराहम करेंगे, बिजली फराहम करेंगे, ये चल पड़ेगा सिलसिला, और फिर इसको 3 साल में बहुत हद तक रीबिल्ड कर सकते हैं। तो एक तो बिल्कुल ये ट्रेड रूट क्लियर है जो मैंने आपके सामने रखा। अच्छा डॉक्टर साहब, अब देखें, रिवायत जो है, जो तारीख है, वो हमें यही बताती है कि सियासी जमातें इतराती हैं। आज भी PSO ने PIA को तेल देने से इनकार कर दिया, खबरें चलती नहीं, एक नया ड्रामा लगा रहा। जो SOEs हैं लॉस में, उनकी प्राइवेटाइजेशन से इतराती हैं। जो एग्रीकल्चर है उस पर टैक्स लगाने से इतराती हैं। कुछ और शोबे हैं जिनको वो छेड़ने से इतराती हैं। अब की बार कोई भी हुकूमत आ जाए, क्योंकि मुस्लिम लीग नून ये क्लेम कर रही है कि हमने ही आना है और दीगर जमातें भी ये कह रही हैं, तो ये सब कर पाएंगे? अगर ये नहीं करेंगे, अगर एग्रीकल्चर पर टैक्स नहीं लगता, ये प्राइवेटाइजेशन नहीं होती, तो कोई जुगाड़ अब चल पाएगा जो माजी में चलता रहा है? एब्सोल्युटली बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि इस वक्त जो पाकिस्तान के खर्चे हैं ना, उनकी ये नौयत है कि हमने 7,300 अरब तो देना है इस वक्त सिर्फ डेट में, यानी कि जो हमारा मार्कअप और डेट जाना है वो देने के लिए भी 324 अरब रुपया पहले बोरो करेंगे, तो वो ये 7,300 देंगे। एवरीथिंग एल्स, PSDP, डिफेंस, मतलब मुझे दुख होता है ना ये कहते हुए कि मैं पाकिस्तान का डिफेंस बोरोड मनी से चला रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का PSDP बोरोड मनी से चला रहा हूँ, मैं पाकिस्तान का करंट बजट सब्सिडी सब कुछ बोरोड मनी से चला रहा हूँ। अब वी हैव नो ऑप्शन लेफ्ट। सो हमें अपने खसारे कम करने हैं, अपने एक्सपेंडिचर टारगेट करने हैं, उनकी क्वालिटी बेहतर करनी है, और तीसरी बात यह है कि उनका हुजम कम करना है, प्रोविंसेस को ट्रांसफर करना है। टैक्स 3 टैक्सेस हैं, आपने एक का जिक्र कर दिया, रिटेल एंड होलसेल, एग्रीकल्चर इनकम टैक्स, और तीसरा जो टैक्स है इमूवेबल प्रॉपर्टी पे। ऐसा नहीं हो सकता कि ट्रिलियंस में इमूवेबल प्रॉपर्टी हो और आप अमीरों से वो टैक्स ना लें। और इसके बाद एनर्जी सेक्टर का रिफॉर्म। नहीं डॉक्टर साहब, मेरा जो कंसर्न है, डॉक्टर साहब मेरा जो कंसर्न है, देखें, शब्बर जैदी साहब जब चेयरमैन FBR बने तो उन्होंने रिटेलर्स पे टैक्स लगाया और 50,000 रुपये से ऊपर वालों को शनाख्ती कार्ड की शर्त लगा दी। पूरा मुल्क जैम हो गया, वहाँ रेड जोन में इस्लामाबाद पहुँच के एहतजाज कर लिया। फिर ये ताजिर ट्रेड यूनियंस जो हैं, इनकी ज़ाहिर पॉलिटिकल एफिलिएशन है। शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ने कहा 8 बजे बंद कर दें दुकानें, किसी ने बंद नहीं की। इवन निगरान हुकूमत ने जब इसको इंडोज करने की कोशिश की तो वो बात मान भी ली गई किसी हद तक।
तो ये कल्चर है, इस कल्चर को बदल पाएंगी सियासी जमातें, नून लीग या पीपल्स पार्टी? मेरा तो सवाल ये है। सो आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा कि अब असल बात तो आती है कि क्या स्टेट अपनी रिट को एग्जर्ट कर सकती है कि नहीं। मुझे बड़ी खुशी है कि अभी हमने चीनी की होर्डिंग हो या कारोबार हो डॉलर्स का या अफगान ट्रांजिट ट्रेड का, आपने अपनी रिट को थोड़ा सा एग्जर्ट किया है। इट मेक्स मी रियली हैप्पी टू से दिस कि एस्टैब्लिशमेंट ने इसको रेट को एग्जर्ट होने को इंश्योर किया है। इसी तरह हमारे रिटेलर भाई अगर नहीं चाहते कि हम एफपीआर पैसे जमा करें तो हम फिर आईएमएफ से कर्जा लेकर चलाते रहेंगे मुल्क को। अब ये सूरत हाल है ही नहीं। देखिए, इसके लिए 2-3 स्टेजेस हैं। पहली स्टेज तो यह है कि स्टेक होल्डर निगोशिएशन के साथ आपको ये बिल्ड करना पड़ेगा। दूसरा यह है कि आपको ये नैरेटिव बिल्ड करना पड़ेगा कि एवरीवन हैज टू पे हिज और हर शेयर ऑफ द इनकम टैक्स दैट इज ड्यू ऑन देम और द कॉर्पोरेट टैक्स दैट इज ड्यू ऑन देम। और तीसरी स्टेज यह है कि जो नहीं देगा तो उसी तरह जैसे अल कपून को, जो कि एक बहुत बड़ा माफिया हेड था अमेरिका में, वो पकड़ा नहीं जा रहा था मर्डर्स पे, पर टैक्समैन ने उसको पकड़ लिया था कि टैक्स की जो तलवार है वो इतनी स्ट्रांग होगी और इतनी स्ट्रांगली आएगी आप पे, और ये टैक्स एमनेस्टी से नहीं आएगी। सही है डॉक्टर साहब, जी बिल्कुल ठीक है। अब मामला तो ये है कि टैक्स को अगर हम तलवार कहेंगे, पब्लिक फ्रेंडली सिस्टम नहीं होगा तो लोग क्यों टैक्स नेट में आएंगे, ये एक अलग डिबेट है। लेकिन मेरा सवाल आपसे और है, टाइम कम है। व्हाट अबाउट इकोनॉमिक डिप्लोमेसी? फ़ाल खारजा पॉलिसी, बावकार खारजा पॉलिसी की बात की है नवाज शरीफ साहब ने। आने वाली जो भी हुकूमत होगी वो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी उसकी किस तरह की होगी? और नवाज शरीफ साहब का टिल्ट रिवायती तौर पे टुवर्ड्स ईस्ट ज़्यादा रहा है, जो हम ये भी देखते हैं, या फिर हम मिडल ईस्ट की बात कर लें, गल्फ़ की बात कर लें, वो एक आप कह लें कि बुनियाद परस्त एक इम्प्रेशन है उनका। अब की बार हमें आप क्या सजेस्ट करते हैं, जो भी हुकूमत आए उसको किस तरह की इकोनॉमिक डिप्लोमेसी अपनानी होगी? टैक्स के निजाम पे क्विक कमेंट, जितना उसको सिंप्लीफाई करें जरूर करें, पर इफ समवन इज नॉट पेइंग टैक्स तो हमें टैक्स चोर जो है या टैक्स जो नहीं दे रहे उन पे हैवी हैंडेड आना चाहिए। दैट्स ऑल आई मेंट। इकोनॉमिक डिप्लोमेसी पाकिस्तान के लिए बहुत ही जरूरी है। आई एम रियली ग्लैड कि आपने ये सवाल पूछा। क्यों? क्योंकि आपको बहुत से अपने जो डेट्स हैं ना उनको इस वक्त रीप्रोफाइलिंग में लेके जाना है। सबसे बढ़ के चाइना के साथ आपका एक बहुत बड़ा डेट है, वो डेट भी, और पब्लिक डेट और आईपीपीस का डेट, ये दोनों आपको लेके जानी है रीप्रोफाइलिंग में। इससे मतलब ये है कि जो 10 साल पे मुहित है उसको 25 साल पे लेके जाना है, हर साल की किस्त कम करनी है। वेस्ट के साथ भी ये करना है आपको। जब पाकिस्तान ने ये काम करना है तो इकोनॉमिक डिप्लोमेसी थ्रू द फॉरेन ऑफिस बहुत स्ट्रेंथन करनी पड़ेगी। हमने कमर्शियल काउंसलर्स वहां बनाए, उनके रोल को रीवैम्प करना पड़ेगा हमें। मैं सुन रहा हूं कि फॉरेन ऑफिस जो है वो एक नया ऑफिस क्रिएट कर रहा है फॉर इकोनॉमिक डिप्लोमेसी एंड इकोनॉमिक, जिसे कहेंगे पाकिस्तान की जो साख है उसको बहाल करने के लिए इंटरनेशनली एज अ पार्टनर इन इन्वेस्टमेंट, एज अ ट्रेडिंग पार्टनर। ये सारा काम भी आपको करना पड़ेगा। इन द एंड अगेन कॉम्पिटेंस ऑफ द टीम, कॉम्पिटेंस ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, इसमें आपको हर सूरत में, ये आखिरी बात कहूंगा, आपको हर सूरत में ब्यूरोक्रेसी को कॉम्प्लीमेंट करना पड़ेगा हर इकोनॉमिक स्फीयर में, एनर्जी में, विद प्रोफेशनल्स जो कि आपको इंडक्ट करने पड़ेंगे एट द हाईएस्ट लेवल, नॉट ऑन द पॉलिटिकल लेवल बट एट द एग्जीक्यूटिव लेवल, ताकि आप वो पॉलिसीज बनाकर आगे इंप्लीमेंट भी कर सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया डॉक्टर खाकान नजीब साहब आपका। इसके साथ ही प्रोग्राम का टाइम भी खत्म हुआ। फैसल अब्बासी को इजाज़त दीजिए।